निकालना सीखा कि यदि एक सर्किट दिया हुआ है तो उससे हम किस तरह से ट्रांसफर फंक्शन निकालें। इसके बाद में हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से ट्रांसफर फंक्शन निकालना देखा कि यदि ब्लॉक्स दिए हुए हैं तो हम क्या करें, ब्लॉक्स को रिड्यूस करते जाएं और एक सिंगल ब्लॉक में हम उस पूरे जो डायग्राम है उसको सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर दें, तो वो जो सिंगल ब्लॉक होता है वो कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन, राइट। इसके बाद में हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ देखा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम किस तरह से ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं बाय यूजिंग मेसन्स-गेन फॉर्मूला। कई बार क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से ट्रांसफर फंक्शन निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम्स को हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिप्लेस करते हैं। ब्लॉक डायग्राम को हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद बाय यूजिंग मेसन्स-गेन फॉर्मूला हम ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब हम ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ एक पॉइंट हमें ध्यान में रखने होते हैं। कुछ एक पॉइंट क्या है कि जैसे जो इनपुट वेरिएबल है, हमें नोड्स बनाने होते हैं। इनपुट वेरिएबल को और आउटपुट वेरिएबल को हम एक नोड कंसीडर करते हैं, राइट। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह से हम कंसीडर कर रहे हैं इन नोड्स को, राइट। समिंग पॉइंट को भी हमें एक नोड कंसीडर करना है, टेक ऑफ पॉइंट को भी हमें एक नोड कंसीडर करना है। इनपुट वेरिएबल हो गया, जो भी वेरिएबल है, राइट, इनपुट वेरिएबल है चाहे आउटपुट वेरिएबल है, हमें उसे एक नोड से रिप्लेस करना है। टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट, इनको भी हमें एक नोड से रिप्लेस करना है। देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरह से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम्स का, राइट। तो हेडिंग हो गया हमारा ब्लॉक डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन determination of transfer function for block diagram using signal flow graph, right. Determination of transfer function for block diagram यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से अब ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन, इसको हम क्वेश्चन से ही डील करते हैं, किस तरह से हम समझेंगे। एक क्वेश्चन हमने किया, सपोज ये एक ट्रांसफर फंक्शन है जो कि ब्लॉक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका गेन हो गया g, राइट। ये हो गया इनपुट वेरिएबल r, ये हो गया आउटपुट वेरिएबल c। तो हमने क्या किया कि जो भी ब्लॉक हमें दिया हुआ है उस ब्लॉक से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे। अब वो किस तरह से बनाएंगे कि भाई जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को नोड से रिप्लेस कर दो, वहां नोड मान लीजिए आप, ठीक है। समिंग पॉइंट को भी एक नोड मानना है, टेक ऑफ पॉइंट को भी हमें एक नोड मानना है। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या यहाँ कोई समिंग पॉइंट है, तो यहाँ कोई समिंग पॉइंट नहीं है। इसी तरह से यदि मैं देखूं यहाँ टेक ऑफ पॉइंट, तो टेक ऑफ पॉइंट भी कोई अवेलेबल नहीं है, केवल यहाँ इनपुट वेरिएबल है और आउटपुट वेरिएबल है। तो हमें कितने नोड बनाने चाहिए, हमें दो नोड बनाने होंगे। एक नोड तो हो गया इनपुट वेरिएबल, एक नोड हो गया आउटपुट वेरिएबल। बात आई समझ में। जो भी नोड है, अब उन नोड को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया नोड नंबर 1, ये हो गया नोड नंबर 2। बात आ रही है समझ में। यहां हो गया इनपुट r, यहां हो गया आउटपुट c, और ये दोनों आपस में, इन दोनों के बीच का जो गेन है वो हो गया g। बात आ रही है समझ में। हमने क्या किया, नोड नंबर 1 बना दिया, नोड नंबर 2 बना दिया। नोड नंबर 1 हो गया इनपुट वेरिएबल, नोड नंबर 2 हो गया आउटपुट वेरिएबल, और इन दोनों के बीच ट्रांसफर फंक्शन जिसका गेन हो गया g। अब हमें निकालना है इसका बाय यूजिंग मेसन्स-गेन फॉर्मूला। सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम मेसन्स-गेन फॉर्मूला पढ़ते हैं। मेसन्स-गेन फॉर्मूला क्या बोलता है, मेसन्स-गेन फॉर्मूला ये होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था मेसन्स-गेन फॉर्मूला। मेसन्स-गेन फॉर्मूला ये हो गया P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 अप टू सो ऑन Pk डेल्टा k होल डिवाइड बाई
डेल्टा। तो हम क्या करें, सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ देख लेते हैं, राइट। फॉरवर्ड पाथ का गेन देख लेते हैं, फिर लूप देखते हैं, लूप का गेन देखते हैं, 2 नॉन टचिंग लूप देखते हैं, उनका गेन देखते हैं, 3 नॉन टचिंग लूप देखते हैं, उनका गेन देखते हैं। इसी तरह से हम इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं और फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें सिग्नल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं। फॉरवर्ड पाथ की यदि मैं बात करूँ, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, हमें इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जाना है, इस तरह से जाना है कि कोई भी नोड एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। जब मैं यहां से इनपुट नोड R से आउटपुट नोड C की तरफ गया तो मुझे एक पाथ मिला जिसका कि गेन कितना हो गया G। तो पाथ कितने मिले, केवल और केवल, क्या इसके अलावा और कोई पाथ है जो हमें इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ ले जाएगा? कोई और पाथ अवेलेबल नहीं है, केवल एक ही पाथ है यहाँ जिसका कि गेन कितना हो गया G। तो फॉरवर्ड पाथ हो गया P1 जिसका गेन हो गया G। बात आई समझ में? यहाँ केवल इस डायग्राम में केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ है जिसका गेन हो गया G। अब हम बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में जितने लूप बन रहे हैं उन सब का लूप का गेन का सम करना है। क्या यहाँ इस डायग्राम में कोई लूप बन रहा है? इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में यहाँ कोई लूप नहीं है। जब यहाँ कोई लूप नहीं है तो क्या इसका कोई गेन हो पाएगा? इसका कोई गेन नहीं होगा। तो सम ऑफ लूप गेन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। क्या यहाँ 2 नॉन टचिंग लूप होंगे? जब यहाँ कोई सिंगल लूप ही नहीं है तो 2 नॉन टचिंग लूप कहाँ से अवेलेबल होंगे, राइट। तो उन सब की वैल्यूज कितनी हो गई? 0। तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू कितना मिल गया हमें? 1। बात आई समझ में? इसके बाद में हम देखते हैं, चूंकि ये है P1 तो हमें डेल्टा 1 भी कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा 1 क्या होगा? डेल्टा की वह वैल्यू जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती है। डेल्टा की वह वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू थी 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, उन सब लूप का सम जो कि पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करते हो। क्या यहाँ कोई अवेलेबल है लूप? जब यहाँ कोई अवेलेबल ही नहीं है, कोई लूप ही नहीं है, तो क्या वो फॉरवर्ड पाथ को टच करेंगे? पहले को नहीं करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो डेल 1 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास? 1। हमने P1 निकाल लिया, डेल 1 निकाल लिया, डेल्टा निकाल लिया। तो अब हम मेसन्स गेन फॉर्मूले से इसकी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इस डायग्राम के लिए। तो ये हो जाएगी P1 डेल 1, P1 डेल 1 डिवाइड बाई डेल्टा। P1 की वैल्यू क्या हो गई? G। डेल 1 हो गया 1, डेल हो गया 1। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई? G। तो ये जो गेन था वही इसका ट्रांसफर फंक्शन भी था। हमने यहां से भी यही निकाला है कि मेसन्स गेन फॉर्मूले से भी इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आया है? G। तो यदि हमें कोई ब्लॉक दिया हुआ है, उस ब्लॉक से हम क्या करें? सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लें और उस सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम फॉरवर्ड पाथ देख लें, लूप देख लें, 2 नॉन टचिंग लूप देख लें। उसके बाद P डेल्टा और डेल्टा K की वैल्यू फाइंड आउट करें और मेसन्स गेन फॉर्मूले में पुट करके हम ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई पहला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये हो गया एक और क्वेश्चन। इसका भी हमें ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इसका हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। इस सब का ट्रांसफर फंक्शन आप जानते हो क्या होगा। हम देखते हैं इसका ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। सबसे पहले हम क्या करें, इस ब्लॉक डायग्राम को हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्लेस कर देते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते समय हमने देखा कि जो इनपुट वेरिएबल है उसको एक नोड मानना है, आउटपुट वेरिएबल को भी एक नोड मानना है, समिंग पॉइंट को भी हमें नोड कंसिडर करना है, टेक ऑफ पॉइंट को भी हमें नोड कंसिडर करना है। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, R हो गया इनपुट वेरिएबल, इससे हमने एक नोड मान लिया, ये हो गया एक नोड, नोड नंबर 1 सपोज।
यहाँ एक समिंग पॉइंट आ रहा है, ये एक समिंग पॉइंट हो गया। इस समिंग पॉइंट को भी हमें एक नोड कंसिडर करना है, ये हो गया समिंग पॉइंट 2, नोड नंबर 2। ये इसके बाद में ये ट्रांसफर फंक्शन है जिसकी वैल्यू हो गई जी। यहाँ आया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया टेक ऑफ पॉइंट, इसको भी हमने एक नोड कंसिडर कर लिया, ये हो गया नोड नंबर 3। इसके बाद में ये हो गया आउटपुट, इसको भी हमने एक नोड कंसिडर कर लिया, ये हो गया चौथे नंबर का नोड। तो हमारे पास इस डायग्राम में, इस ब्लॉक में कितने नोड हो गए, 4 नोड। अब हम क्या करें, इन 4 नोड को यहां बना देते हैं। नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3 और नोड नंबर 4। नोड नंबर 1 से इनपुट जा रहा है नोड नंबर 2 की तरफ। देखो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका गेन हमें कितना कंसीडर करना है, इसका गेन हो जाएगा 1, इसका गेन हो गया 1, ये हो गया इनपुट R। नोड नंबर 2 से नोड नंबर 3 की तरफ एक ट्रांसफर फंक्शन है जिसका गेन कितना हो गया G, ये हो गया G। इसी तरह से नोड नंबर 3 से नोड नंबर 4 की तरफ, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका गेन कितना हो जाएगा 1, राइट। नोड नंबर 3 से नोड नंबर 2 की तरफ एक गेन है जिसका एक पाथ है, फीडबैक पाथ है, जिसका गेन कितना हो गया, देखो ये हो गया H, लेकिन चूंकि ये किस साइन से जा रहा है, यहां नेगेटिव साइन से, तो ये हो जाएगा -H। बात आ रही है समझ में। नोड नंबर 3 से नोड नंबर 2 की तरफ एक पाथ है जिसका की गेन कितना है H, लेकिन ये किस पाथ में जा रहा है, नेगेटिव फीडबैक में जा रहा है, तो ये हो गया -H। ये हो गया, हमने ब्लॉक डायग्राम से बना लिया सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब हम क्या करते हैं, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ से बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला हम ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं। फॉरवर्ड पाथ कितने होंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, हमें जाना है इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ, इस तरह से जाना है कि कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। इनपुट नोड से मैं गया आउटपुट नोड की तरफ, ये पाथ मिलता है, एक ही पाथ अवेलेबल है, तो इसकी वैल्यू हो गई P1, एक ही पाथ अवेलेबल है P1। इसका यदि हम गेन बात करें तो इसका गेन हो गया 1, इसका गेन हो गया G, इसका गेन हो गया 1, तो टोटल गेन कितना हो जाएगा, तीनों गेन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सब कास्केड में कनेक्ट है। ये हो गया 1 इंटू G इंटू 1 दैट इज इक्वल टू G। P1 की वैल्यू आ गई G के बराबर। अब हम डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन। क्या यहाँ कोई लूप अवेलेबल है, बिल्कुल यहाँ एक लूप अवेलेबल है जो कि नोड नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, नोड नंबर 3 की तरफ गया, वापस से इस की तरफ आ गया। लूप क्या होता है, जो जिस नोड से शुरू हो उसी नोड पर वैनिश हो जाए और कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये 2 से गए हम 3 पर, 3 से वापस आ गए हम 2 पर, ये हो गया एक लूप। इसका गेन कितना हो जाएगा, इसका गेन हो गया G, इसका गेन हो गया -H, तो ये हो गया G इंटू -H। क्या इसके अलावा और कोई लूप अवेलेबल है, यहां और कोई लूप अवेलेबल नहीं है। प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। क्या यहां कोई 2 नॉन टचिंग लूप हैं, जब सिंगल लूप या तो 2 नॉन टचिंग लूप्स तो अवेलेबल यहां नहीं होंगे, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। यहां इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, यह आ गया 1 प्लस GH। बात आई समझ में। ये तो हो गई डेल्टा की वैल्यू। अब हम बात करते हैं, P1 हमने निकाला, अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा 1 की। डेल्टा 1 क्या होता है, डेल्टा की वह वैल्यू जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती है, ठीक है। डेल्टा की वह वैल्यू मतलब 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, उन लूप्स का गेन का सम जो कि पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता है। हमने देखा कि केवल यहां एक ही सिंगल लूप है और जो कि क्या कर रहा है, पहले फॉरवर्ड पाथ को भी टच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये आ गया 0। तो डेल्टा 1 की वैल्यू हो गई 1 के बराबर। बात आई समझ में। हमने P1 भी निकाल लिया, डेल्टा 1 भी निकाल लिया, डेल्टा की वैल्यू भी निकाल ली। अब बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। बाय मेसन्स गेन फॉर्मूला
मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 डेल 1 होल डिवाइड बाई डेल्टा। P1 की वैल्यू हो गई G के बराबर, डेल्टा 1 हो गया 1 के बराबर डिवाइड बाई डेल्टा हो गया 1 प्लस GH के बराबर, इसकी वैल्यू हो गई G अपॉन 1 प्लस GH। राइट, आपने देखा होगा हमने जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ी थी तो हमने रूल नंबर 7 या 8 पढ़ा था, जिसमें हमने क्या किया था, जो फीडबैक पाथ था उसको रिप्लेस किया था। फीडबैक पाथ को जब हम रिप्लेस कर रहे थे वहां से क्या ट्रांसफर फंक्शन आ रहा था, वहां से भी हमें यही ट्रांसफर फंक्शन मिला G अपॉन 1 प्लस GH। तो मैं ट्रांसफर फंक्शन किसी भी मेथड से निकालूं, मैं सर्किट में दिया हुआ है आउटपुट वेरिएबल का लाप्लास, इनपुट वेरिएबल का लाप्लास, दोनों का रेशियो निकाल के निकालता हूं तो भी वही आएगा। चाहे मैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से सिग्नल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तब भी वैल्यू वही आएगी। चाहे मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ से बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहा हूं तब भी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू वही आएगी। तो ट्रांसफर फंक्शन किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए फिक्स रहेगा। यदि इनपुट वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल फिक्स हैं तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, दैट विल नेवर बी चेंज। राइट, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फिक्स रहेगी। हम एक और क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। यहां से हमसे पूछा है कि आप क्या कीजिए, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में आपको ध्यान होगा हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है। ठीक है, यही क्वेश्चन अब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से कर रहे हैं बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो अब हम देखते हैं कि क्या ट्रांसफर फंक्शन सेम आता है या ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वही हम क्या करें, इस ब्लॉक को हम रिप्लेस कर देते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ से। सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम क्या करें, जो इनपुट नोड है उसको भी, इनपुट वेरिएबल है उसको भी हम एक नोड मान लेते हैं, जो आउटपुट वेरिएबल है उसको भी हम एक नोड मान लेते हैं। इसके अलावा जो समिंग पॉइंट है और टेक ऑफ पॉइंट है इनको भी हम एक नोड कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें, ये हो गया इनपुट वेरिएबल, इसको हमने नोड मान लिया, नोड नंबर 1। इसके बाद आया यहाँ एक टेक ऑफ पॉइंट, इसको भी हमने एक नोड मान लिया, नोड नंबर 2। इसके बाद में यहाँ आया एक समिंग पॉइंट, इसको हमने एक नोड मान लिया, नोड नंबर 3, 4, और फिर आ गया आउटपुट वेरिएबल, ये हो गया नोड नंबर 5। तो अब हम क्या करें, इस ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले नोड नंबर 1, नोड नंबर 1 से के बाद कनेक्ट है नोड नंबर 2, नोड नंबर 2 के बाद नोड नंबर 3, नोड नंबर 3 के बाद नोड नंबर 4, नोड नंबर 4 के बाद में नोड नंबर 5। नोड नंबर 1 से नोड नंबर 2 की तरफ एक गेन है, कोई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसका गेन हम मान लेते हैं 1। नोड नंबर 2 से नोड नंबर 3 की तरफ गेन हो गया G1। नोड नंबर 3 से नोड नंबर 4 की तरफ गेन हो गया G2। नोड नंबर 4 से नोड नंबर 5 की तरफ गेन हो गया 1। बात आ रही है समझ में? नोड नंबर 2 से नोड नंबर 3 की तरफ एक गेन जा रहा है जिसकी वैल्यू है, देखिए यहां एक गेन हो जाएगा, ये किस पाथ से जा रहा है, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां कोई गेन नहीं है, हम इसका गेन कितना मानेंगे, यूनिटी,
दैट इज 1। इसी तरह से यहां से एक गेन जा रहा है किसके पास, नो नंबर 4 के पास, नो नंबर 4 के पास। ये भी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसका गेन कितना हो जाएगा, नो नंबर 3 की तरफ जा रहा है, ये हो गया नो नंबर 3 की तरफ, इसका गेन हो गया 1। नो नंबर 2 से नो नंबर 4 की तरफ भी एक गेन है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। पॉजिटिव पाथ है और कोई गेन नहीं है, हमने मान लिया इसका गेन हो गया 1। क्या और कोई पाथ अवेलेबल है यहाँ, और कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, ये सारे पाथ हमने ये बना लिए, ये पाथ भी बना दिया और ये पाथ भी बना दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉरवर्ड पाथ कितने होंगे, यहाँ फॉरवर्ड पाथ इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना है तो बिल्कुल मैं इस स्ट्रेट पाथ में जा सकता हूं। तो यदि हम पहला फॉरवर्ड पाथ हो गया ये, इसका गेन यदि हम निकालें P1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू G1 इंटू G2 इंटू 1, दैट इज G1 G2, राइट। इसके अलावा और कोई फॉरवर्ड पाथ है तो बिल्कुल है। एक फॉरवर्ड पाथ हो गया, मैं यहां से गया नो नंबर 2 पर पहुंचा, इस पाथ को फॉलो करता हुआ नो नंबर 3 पर आए, फिर नो नंबर 4 पर, फिर नो नंबर 5 पर, तो ये भी एक फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा। कोई भी नोड यहां रिपीट नहीं हुआ है तो ये भी हो गया फॉरवर्ड पाथ। इसका गेन यदि हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू G2 इंटू 1, दैट इज हाउ मच, G2, राइट। इसके अलावा क्या और कोई पाथ अवेलेबल है, तो यहां एक और पाथ अवेलेबल है। देखिए 1 से गए हम 2 पर वाया दिस पाथ, फिर 2 से मैं डायरेक्ट पहुंचा नो नंबर 4 पर वाया दिस पाथ, राइट, और फिर नो नंबर 4 से हम गए नो नंबर 5 पर, ठीक है। तो ये हो गया एक और फॉरवर्ड पाथ। तो नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ हो गया जिसका गेन हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1। तो इस डायग्राम में हमें 3 फॉरवर्ड पाथ मिल रहे हैं, P1, P2 और P3। अब हम डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन। क्या इस डायग्राम में कोई आपको लूप दिख रहा है, यहां कोई भी लूप अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, जब कोई सिंगल लूप ही नहीं है तो 2 नॉन टचिंग लूप, इन सब जो फर्दर टर्म्स होंगी इन सब की वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 के बराबर, राइट। अब हम देखें डेल्टा 1 की वैल्यू, हमें 3 फॉरवर्ड पाथ मिले, P1, P2, P3, तो हमें डेल्टा 1 निकालना है, डेल्टा 2 निकालना है और डेल्टा 3 निकालना है। डेल्टा 1, डेल्टा की वह वैल्यू जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती है, दैट मींस 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, जो कि पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे। जब यहां कोई लूप ही अवेलेबल नहीं है तो पहले फॉरवर्ड पाथ को कोई लूप टच नहीं करेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से सेकंड डेल्टा 2, ये भी हो जाएगा 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, जो कि सेकंड पाथ को टच नहीं करे, वो भी 0 है, 1। सिमिलरली डेल्टा 3, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1 माइनस 0, दैट इज 1। तो हमें P1 डेल 1 पता लग गया, P2 डेल 2 पता लग गया, P3 डेल 3 पता लग गया और डेल्टा की वैल्यू भी पता लग गई। अब हम क्या करें, हमारा जो मेसन्स गेन फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं बाय मेसन्स गेन फॉर्मूला। ये आ जाएगा P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3 होल डिवाइड बाई डेल्टा, राइट। P1 डेल 1, P1 की वैल्यू आई है G1 G2, डेल्टा 1 आया है 1, प्लस P2 की वैल्यू आई है G2, डेल्टा 2 आया है 1, प्लस P3 1, डेल्टा 3 1, डिवाइड बाई डेल्टा की वैल्यू 1। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई G1 G2 प्लस G2 प्लस 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला। आपको ध्यान होगा हमने यही क्वेश्चन किया था बाय यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक।
तो वहां से भी हमें यही आउटकम मिला था, यही ट्रांसफर फंक्शन मिला था, g1 g2 प्लस g2 प्लस 1। तो आप किसी भी मेथड से कर रहे हो ट्रांसफर फंक्शन, आप किसी भी मेथड से निकाल रहे हो ट्रांसफर फंक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायग्राम के लिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही फिक्स रहेगी चाहे हम किसी भी मेथड से निकालें, राइट। इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इस ब्लॉक डायग्राम, ये इनपुट वेरिएबल हो गया, ये आउटपुट वेरिएबल हो गया। यहाँ हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ की हेल्प से इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करें भाई, सबसे पहले नोड बना लेते हैं, नोड बनाने के बाद में लूप देख लेते हैं, फॉरवर्ड पाथ देख लेते हैं और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये एक इनपुट वेरिएबल हो गया, इसको हमने नोड नंबर 1 मान दिया। यहाँ पे ये एक समिंग पॉइंट है, यदि एक समिंग पॉइंट है तो इसको भी हमें एक नोड कंसिडर करना पड़ेगा, ये हो गया नोड नंबर 2। इसके बाद में एक गेन है जिसकी वैल्यू है एस, इसके बाद में ये आया यहाँ समिंग पॉइंट, ये हो गया नोड नंबर 3। इस समिंग पॉइंट के बाद में यहाँ ये पॉइंट आया एक टेक ऑफ पॉइंट, इसको भी हमें एक नोड कंसिडर करना होगा, ये हो गया नोड नंबर 4। इसके बाद यहाँ ये एक और टेक ऑफ पॉइंट है, इसको भी हमने नोड नंबर 5 बोल दिया, और ये आउटपुट हो गया, इसको हमने नोड नंबर 6 बोल दिया, ठीक है। और कोई भी हमें यहाँ नोड कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इन नोड्स को डिजाइन कर लेते हैं। ये हो गए नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4, नोड नंबर 5, नोड नंबर 6, राइट। पहले से दूसरे नोड की तरफ एक सिंगल चेन है, उसकी वैल्यू है यूनिट, ठीक है। 2 से 3 की तरफ एक गेन हो गया जिसकी वैल्यू हो गई एस। 3 से 4 की तरफ, 3 से 4 की तरफ एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसका गेन हम कितना मान लेते हैं 1। 4 से 5 की तरफ गेन हो गया 1/s, और 5 से 6 की तरफ गेन हो जाएगा 1। सारे गेन हमने बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन थी उसके सारे गेन बना लिए। अब देखिए एक पाथ नोड नंबर 4 से एक पाथ जा रहा है नोड नंबर 2 की तरफ, नोड नंबर 4 से नोड नंबर 2 की तरफ एक पाथ जा रहा है जिसका गेन कितना है, इसका गेन है 1, और चूंकि ये नेगेटिव साइन से जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। बात आ रही है समझ में। इसी तरह से नोड नंबर 5 से नोड नंबर 3 की तरफ एक पाथ जा रहा है जिसका गेन कितना है यूनिटी, नोड नंबर 5 से नोड नंबर 3 की तरफ ये गेन हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यूनिटी, और चूंकि नेगेटिव साइन के साथ में जा रहा है तो -1। बात आई समझ में। क्या और कोई पाथ बनेंगे यहाँ, और कोई भी पाथ यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पाथ देख लेते हैं, लूप देख लेते हैं, उनके गेन देख लेते हैं। पहला हम निकालते हैं फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ कितने होंगे,
पहला P1, यदि मैं बिल्कुल इसी लाइन में आगे मूव करता जाऊं, इनपुट नोड से हम आउटपुट नोड की तरफ जाएं इस पाथ के द्वारा, तो ये एक फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा। तो फॉरवर्ड पाथ हो गया यहाँ P1 जिसका कि गेन हो जाएगा 1 इंटू एस इंटू 1 इंटू 1/s इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। बात आ रही है समझ में? ठीक है, फॉरवर्ड पाथ हो गया 1 ये। इसके बाद हम देखते हैं लूप। लूप कितने हैं यहां देखिए, क्या ये एक लूप हो सकता है? नोड नंबर 2 से स्टार्ट हुए हम, नोड नंबर 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से वापस आए हम नोड नंबर 2 पर, तो ये एक लूप हो गया। जिस नोड से शुरू किया उसी नोड पर हम वैनिश हो गए, तो ये एक नोड हो गया। इसका गेन यदि हम बात करें लूप नंबर 1, इसका गेन हो जाएगा s इंटू 1 इंटू, इसका गेन हो गया -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी -s, राइट। इसी तरह से क्या और कोई लूप भी अवेलेबल है? तो यहां हम देखें तो एक और लूप अवेलेबल है। ये हो गया एक और लूप में, नोड नंबर 3 से स्टार्ट हुए, नोड नंबर 4 पे गए, 4 से 5 और 5 से वाया दिस पाथ हम नोड नंबर 3 पर आ गए, तो ये भी एक लूप हो गया जिसका कि गेन कितना हो गया 1 इंटू 1/s इंटू -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/s, राइट। अब हम निकालते हैं P1, हमने निकाल लिया, डेल्टा की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करें। डेल्टा क्या होता है? 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन। सम ऑफ लूप गेन क्या हो जाएगा? -s -1/s प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। देखिए ये दोनों लूप क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं? बिल्कुल, ये नोड नंबर 3 और 4 से पास हो रहा है, ये भी नोड नंबर 3 और 4 से पास हो रहा है, तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या यहाँ कोई 2 नॉन टचिंग लूप होगा? यहाँ कोई 2 नॉन टचिंग लूप नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सिमिलरली क्या यहाँ कोई 3 नॉन टचिंग लूप होगा? कोई भी नहीं होगा, तो ये जो फर्दर टर्म्स होंगी इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस s प्लस 1/s। बात आई समझ में? अब हम निकाल लेते हैं डेल्टा 1 की वैल्यू। डेल्टा 1 क्या होता है? 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स जो कि पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा हो। क्या ऐसा कोई लूप है जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा हो? ये दोनों ही कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहां से वैल्यू आ गई 1। हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं बाय मेसन्स गेन फॉर्मूला। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? P1 डेल 1 डिवाइड बाई डेल्टा। P1 की वैल्यू हो गई 1, डेल्टा 1 हो गया 1 डिवाइड बाई डेल्टा हो गया 1 प्लस s प्लस 1/s। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें हम डिनोमिनेटर पार्ट का, ये आ जाएगा s प्लस s स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये आ गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। तो ये हो गया इस डायग्राम के लिए ट्रांसफर फंक्शन, राइट। इस तरह से हम ब्लॉक डायग्राम को क्या करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ में बना लेते हैं और फिर वहां से गेन और लूप फाइंड आउट कर लेते हैं, मेसन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है, राइट। ये तो ये कहानी हुई। एक और क्वेश्चन अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम एक और।
यहाँ से हमें ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए हमें हर पाथ का, किसी भी पाथ का गेन नहीं दिया हो, मतलब हर पाथ का गेन कितना कंसिडर करना है हमें, यूनिटी, राइट। वही सबसे पहले हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं। ये नोड नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, ये 7 और ये 8 बना लेते हैं हम सभी नोड्स को। राइट, 1 से हम 2 पर गए, गेन हो गया 1। 2 से 3 पर गेन हो गया 1। 3 से 4 पर गेन हो गया 1। 4 से 5 पर गेन हो गया 1। 5 से 6 पर गेन हो गया 1। 6 से 7 पर गेन हो गया 1 और 6 से 8 पर गेन हो गया 1। राइट, अब हम ये पाथ बना लेते हैं। 5 से 3 पर गेन हो गया यूनिटी लेकिन विद अ नेगेटिव साइन, सो 5 से 1 पर ये आ जाएगा -1। 7 से 4 पर, 7 से 4 पर इसका गेन कितना हो जाएगा, -1। 2 से 6 पर गेन हो गया 1 विद द पॉजिटिव साइन, 2 से 6 पर राइट। सभी पाथ बना लिए हमने। अब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड पाथ देखते हैं। फॉरवर्ड पाथ कितने होंगे, तो फॉरवर्ड पाथ की यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये तो हो गया पहला फॉरवर्ड पाथ, इसका गेन कितना हो जाएगा, सारी वैल्यूज 1 है तो ये हो जाएगा 1। P2 दूसरा फॉरवर्ड पाथ, दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से गया 1 से 2 पर, वाया दिस पाथ हम 6 पर पहुंचे, फिर 6 to 7, 7 to 8, ये भी सारी वैल्यूज 1 है तो इसकी वैल्यू भी हो गई 1। P1 भी 1, P2 भी 1। अब हम देख लेते हैं लूप। एक लूप हो गया 4 से 5 to 6 to 7 वाया दिस पाथ, अनदर नोड नंबर 4, राइट। तो यहाँ एक लूप हो गया जिसकी की वैल्यू 1 into 1 into 1 into -1, 1 into 1 into 1 into -1, that is -1। लूप नंबर 1। लूप नंबर 2 की यदि हम बात करें तो ये एक लूप हो गया 3 से 4, 4 से 5 और फिर दिस पाथ विद 3, तो ये आ जाएगा 1 into 1 into -1, इसकी वैल्यू आ गई -1। लूप निकाल लिया हमने। क्या कोई 2 नॉन टचिंग लूप है, नहीं, ये दोनों लूप ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कोई 2 नॉन टचिंग लूप नहीं है। 2 नॉन टचिंग लूप भी नहीं है तो उनका गेन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स। 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स क्या है, ये आ गया -1, ये आ गया -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। डेल्टा 1 हम देख लेते हैं। डेल्टा 1, डेल्टा की वह वैल्यू जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही हो, या जब 1 माइनस, देखो ये पहले फॉरवर्ड पाथ हो गया, ये इसको क्या कोई लूप टच कर रहा है, बिल्कुल ये दोनों लूप इसको टच कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ये आ जाएगा 1। डेल्टा 2, डेल्टा की वह वैल्यू जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही हो, सॉरी दूसरे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही हो, तो हमें पता है ये था दूसरा फॉरवर्ड पाथ। यदि मैं इस लूप की बात करूं तो ये इस सेकेंड पाथ को टच नहीं कर रहा है, तो 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, इस सेकेंड लूप का गेन कितना हो गया, -1, ये हो गया -1, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। बात आ रही है समझ में, ये आ गया 2। तो अब हम बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू P1 del 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा। P1 हो गया 1, डेल्टा 1 1 प्लस P2 की वैल्यू हो गई 1, डेल्टा 2 2, राइट, होल डिवाइड बाई डेल्टा, डेल्टा आ गया 3, इसकी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें 1 + 2 दैट इज
3/3 दैट इज 1। तो ये जो डायग्राम था इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी यूनिटी। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम ब्लॉक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। एक आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, वही हमें मेसन्स के फॉर्मूले से ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो आप क्या कीजिए इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, या फिर हम क्या करते हैं इसी डायग्राम से हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। सबसे पहले यदि मैं यहां से देखूं फॉरवर्ड पाथ कितने होंगे, देखिए आप किस तरह से निकाल सकते हैं। यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो नोड हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। आप क्या कीजिए 9 नंबर ड्रॉ कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद में गेन्स बना दीजिए, राइट। वहां से हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम किस तरह से करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरवर्ड पाथ। इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जाना है हमें। किस तरह से जाऊं, या तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट चला जाऊं, ठीक है। यदि मैं स्ट्रेट जाता हूं तो इनपुट से आउटपुट की तरफ पहुंच जाएंगे और कोई भी नोड रिपीट नहीं होगा। तो पहले फॉरवर्ड पाथ का यदि हम गेन निकालें तो देखिए इन सब की वैल्यूज तो कितनी है 1, ठीक है। जहां आपको गेन नहीं दिया हो उनकी वैल्यू 1 हो गई। तो 1 × 1 इसका गेन हो गया G1 × 1 × 1 × 1, ठीक है। तो यहां से इसका गेन आ जाएगा P1, इसकी वैल्यू आ जाएगी G1। बात आई समझ में, ठीक है। इसी तरह से एक और फॉरवर्ड पाथ हो सकता है। यहाँ यदि हम दूसरे फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो मैं यहाँ से गया R से इस समिंग पॉइंट पर, यहाँ से हम डायरेक्ट इस पाथ के द्वारा इस समिंग पॉइंट पर पहुँच गए और यहाँ से हम आउटकम तक पहुँच गए। तो ये भी एक फॉरवर्ड पाथ हो सकता है। इसका गेन कितना हो जाएगा 1 × 1 × 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ हो गए, जिस पहले का गेन हो गया P1, दूसरे का हो गया P2। अब हम देख लेते हैं लूप कितने हैं। यहाँ लूप क्या होता है, जो जिस पॉइंट से शुरू हो उसी नोड पर खत्म हो जाए। यदि मैं इस वाले पाथ की बात करूं तो ये एक लूप हो गया। इस नोड से शुरू हुआ, यहाँ आए, फिर वाया दिस पाथ हम दोबारा से इसी नोड पर पहुंच गए, तो ये एक लूप हो गया। यदि हम इसका गेन निकालें तो इसका गेन कितना हो जाएगा, इसका गेन हो गया 1, इसका हो गया G1 और इसका हो गया -H1 बिकॉज दिस इज नेगेटिव साइन, राइट। तो ये आ जाएगा 1 × G1 × -H1, इसकी वैल्यू आ जाएगी -G1 H1। और कोई लूप, बिल्कुल यहाँ एक और लूप है। ये हो गया एक और लूप। मैं इस नोड से शुरू हुआ, यहाँ आया, यहाँ आ गए और वापस इसी पॉइंट पर आ गए। जिस नोड से शुरू हुए उसी नोड पर खत्म हो गया। तो ये भी हो गया एक लूप। इसका गेन कितना हो गया 1, इसका गेन हो जाएगा -1 बिकॉज दिस इज नेगेटिव साइन, राइट। तो ये आ जाएगा 1 × 1 × -1 दैट इज -1। क्या और कोई लूप भी है यहाँ? बिल्कुल एक और लूप है यहाँ। इस नोड से हम गए इस पाथ से, वाया दिस पाथ हम उसी नोड पर आ गए। ये भी एक लूप हो गया जिसका जी ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा, सॉरी गेन कितना हो जाएगा, ये हो गया G1, ये हो गया यूनिटी। वापस से यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। G1 × 1 × +1 दैट इज क्या G1 × +1 × +1 दैट इज G1। तो ये हो गए यहाँ पर लूप। 3 ही लूप यहाँ अवेलेबल है और कोई लूप यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये तो बात हुई सिंगल लूप की। अब हम देखें क्या यहाँ कोई 2 नॉन टचिंग लूप हैं। तो यदि हम 2 नॉन टचिंग लूप की बात करें और यदि हम इनका गेन निकालें तो क्या हो जाएगा, ये लूप और ये लूप दोनों 2 नॉन टचिंग लूप हैं, क्योंकि इनमें कोई भी नोड कॉमन नोड नहीं है। ये नोड भी अलग है और ये नोड, दोनों ही नोड अलग अलग हैं। इस समय ये दोनों नोड अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। यदि मान लो ये टेक ऑफ पॉइंट इस समिंग पॉइंट के बाद होता, उस समय ये दोनों नोड एक ही नोड होते, लेकिन चूंकि टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले है तो ये नोड अलग है और ये नोड अलग है। तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है। यदि कोई कॉमन नोड नहीं है तो ये हो गए 2 नॉन टचिंग लूप। बात आ रही है समझ में? इस चीज को ध्यान रखना है, ये दोनों नोड अलग अलग नोड हैं, राइट। तो इनका गेन कितना हो जाएगा, इस वाले लूप का गेन हो गया -G1 H1, इसका हो गया -1।
दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें -G1H1 और ये हो गया -1, दैट इज इक्वल टू G1H1। क्या और कोई टू नॉन टचिंग लूप है? नहीं। ये लूप और ये लूप ये भी टच कर रहे हैं, क्योंकि टेक ऑफ पॉइंट अब जो है वो समिंग पॉइंट के बाद है, तो ये दोनों नोड एक नोड हो सकता है, लेकिन अब जब ये दोनों नोड एक नोड हो गए तो इनके बीच में कोई टू नॉन टचिंग लूप नहीं होगा, और ये दोनों लूप भी टू नॉन टचिंग लूप नहीं होंगे। तो इस पूरे डायग्राम में केवल एक ही टू नॉन टचिंग लूप है, जिसकी वैल्यू है दिस, राइट। अब हमारे P1 आ गया, P2 आ गया, हम क्या करें? डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा क्या होगा? डेल्टा हो जाएगा 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स, 1 माइनस वो समिंग पॉइंट के बाद है, तो ये दोनों नोड एक नोड हो सकता है, लेकिन अब जब ये दोनों नोड एक नोड हो गए तो इनके बीच में कोई टू नॉन टचिंग लूप नहीं होगा, और ये दोनों लूप भी टू नॉन टचिंग लूप नहीं होंगे। तो इस पूरे डायग्राम में केवल एक ही टू नॉन टचिंग लूप है, जिसकी वैल्यू है दिस, राइट। अब हमारे पास P1, ठीक, और यदि हम इनका गेन निकालें तो क्या हो जाएगा? ये लूप और ये लूप दोनों टू नॉन टचिंग लूप है, क्योंकि इनमें कोई भी नोड कॉमन नोड नहीं है। ये नोड भी अलग है और ये नोड, दोनों ही नोड अलग अलग हैं। इस समय ये दोनों नोड अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। यदि मान लो ये टेक ऑफ पॉइंट इस समिंग पॉइंट के बाद होता, उस समय ये दोनों नोड एक ही नोड होते, लेकिन चूंकि टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले है, तो ये नोड अलग है और ये नोड अलग है, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है। यदि कोई कॉमन नोड नहीं है तो ये हो गए टू नॉन टचिंग लूप। बात आ रही है समझ में? इस चीज को ध्यान रखना है, ये दोनों नोड अलग अलग नोड है, राइट। तो इनका गेन कितना हो जाएगा? इस वाले लूप का गेन हो गया -G1H1, इसका हो गया -1, दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें -G1H1 और ये हो गया -1, दैट इज इक्वल टू G1H1। क्या और कोई टू नॉन टचिंग लूप है? नहीं। ये लूप और ये लूप ये भी टच कर रहे हैं, क्योंकि टेक ऑफ पॉइंट अब जो है वो समिंग पॉइंट के बाद है, तो ये दोनों नोड एक नोड हो सकता है, लेकिन अब जब ये दोनों नोड एक नोड हो गए तो इनके बीच में कोई टू नॉन टचिंग लूप नहीं होगा, और ये दोनों लूप भी टू नॉन टचिंग लूप नहीं होंगे। तो इस पूरे डायग्राम में केवल एक ही टू नॉन टचिंग लूप है, जिसकी वैल्यू है दिस, राइट। अब हमारे पास P1 आ गया, P2 आ गया, हम क्या करें? डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा क्या होगा? डेल्टा हो जाएगा 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, लूप गेन आ जाएगा -G1H1 -1 प्लस G1, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, इन तीनों का सम, प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स, यह आ गया टू नॉन टचिंग लूप, दैट इज G1H1, ठीक। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस G1H1 प्लस 1 माइनस G1 प्लस G1H1, इसकी वैल्यू हो गई 2 प्लस G1H1 माइनस G1, ठीक है। ये आ गई डेल्टा की वैल्यू। अब हम डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? डेल्टा 1, डेल्टा की वह वैल्यू जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है, 1 माइनस, देखिए ये सारे के सारे लूप पहले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, तो 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स, कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो इसको टच नहीं कर रहा, तो सम ऑफ लूप गेन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, या आ गया 0, प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, वो हो जाएगा। फर्दर जो भी टर्म होंगी उन सब की वैल्यूज 0 के बराबर हो जाएगी, तो यहां से हमें डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी मिल रही? 1 के बराबर। इसी तरह से अब हम डेल्टा 2 निकाल लेते हैं। डेल्टा की वह G1H1 माइनस G1, ठीक है। ये आ गई डेल्टा की वैल्यू। अब हम डेल्टा 1 निकाल लेते,
हैं। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1, डेल्टा की वह वैल्यू जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है, 1 माइनस, देखिए ये सारे के सारे लूप पहले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, तो 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स, कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो इसको टच नहीं कर रहा, तो सम ऑफ लूप गेन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, या 0, प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, वो भी 0 हो जाएगा। फर्दर जो भी टर्म होंगी उन सब की वैल्यूज 0 के बराबर हो जाएगी, तो यहां से हमें डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी मिल रही, 1 के बराबर। इसी तरह से अब हम डेल्टा 2 निकाल लेते हैं। डेल्टा की वह वैल्यू जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती है, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन जो कि सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हैं। तो यदि हम देखें ये लूप जो है सेकंड फॉरवर्ड पाथ, ये था हमारे पास, ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है, तो ये लूप और ये लूप, ये दोनों लूप इस सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हैं, ये लूप इस सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, तो 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स, इस लूप का गेन और इस लूप का गेन, इसका गेन कितना आया हमारे पास माइनस G1H1 और इसके लिए गेन आया है G1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स दैट इज माइनस G1H1 प्लस G1 प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। देखिए इस फॉरवर्ड पाथ में ये दोनों जो लूप हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फर्दर जो भी टर्म होंगी वो सब 0 हो जाएंगी, तो यहां से इसकी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 1 प्लस G1H1 माइनस G1, राइट। हमने P1 निकाल लिया, डेल 1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, डेल्टा 2 निकाल लिया और डेल्टा की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 डिवाइड बाई डेल्टा। P1 हो गया G1 के बराबर इंटू डेल 1 हो गया प्लस P2 हो गया 1 इंटू डेल्टा 2 की वैल्यू हो गई 1 प्लस G1H1 माइनस G1, राइट, डिवाइड बाय डेल्टा 2 प्लस G1H1 माइनस G1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, G1 प्लस 1 प्लस G1H1 माइनस G1 डिवाइड बाई 2 प्लस G1H1 माइनस G1 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से इसकी वैल्यू आ गई G1H1 प्लस 1 डिवाइड बाई G1H1 माइनस G1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरह से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करके भी आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, और बाय यूजिंग दिस हम डायरेक्ट भी इस ब्लॉक डायग्राम से बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला हम ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था, हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से। ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके हम सिग्नल फ्लो बना लेते हैं और फिर बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला हम ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।